हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर थर्ड बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री और डिसिप्लिन हिस्ट्री कर रहे हैं। इसमें हम हमारी जो पहली यूनिट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसका ये फोर्थ वीडियो यानी फोर्थ पार्ट है। देखिए बच्चे, बहुत बड़ा चैप्टर था, एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए इसके 3 से 4 पार्ट बनाए। ठीक है, आज के इस वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। और एसओएल के लिए, एनसी वेब के लिए, डीयू रेगुलर के लिए, सभी जगह ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप सभी तीनों जगह देखोगे तो सिलेबस जो है वो सेम है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जो पहला पॉइंट है, हमारा पहला टॉपिक जो है वो है दिल्ली सल्तनत की शासन पद्धति, यानी दिल्ली सल्तनत के दौरान शासन पद्धति किस प्रकार से थी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम सीधा 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत का जो पूरा काल था, जो लगभग 320 साल का था, उस पूरे काल के दौरान जो शासन पद्धति थी उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें ये नहीं देखेंगे कि गुलाम वंश के तहत देख रहे हैं या फिर खिलजी वंश के तहत देख रहे हैं, तुगलक वंश, ऐसे नहीं। पूरे 320 साल के दौरान जो भी शासन व्यवस्था थी उसको देखने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा, तो इसे ध्यान से देखिए। तो चलिए समझते हैं। कुछ इतिहासकार जो है उनका ऐसा मानना था कि दिल्ली सल्तनत जो है वो इस्लामी राज्य है, यानी इस्लामिक शासन है। कुछ इतिहासकारों ने इसे पूर्णतः सैनिक राजतंत्र माना, लेकिन कुछ बाकी इतिहासकार थे उसको सैनिक राजतंत्र मानते थे। और जो अपने चरित्र में निरंकुशवादी था, यानी ये जो राजतंत्र था, राजा का शासन होता था जो कि पूरी तरीके से निरंकुश होता था, अपने अकॉर्डिंग चलाता था शासन और जनता का शोषण करता था, इस तरीके से बताने की कोशिश की है। इसके बाद जो प्रोफेसर हबीब है, इनके विचार ये हैं कि ये सरकार इस्लाम के नियमों के अनुसार नहीं चलती थी, क्योंकि इस्लाम में निरंकुश राजतंत्र की कोई जगह नहीं है, ऐसा प्रोफेसर हबीब का कहना है। आगे कहते हैं कि सुल्तानों के राज्य संबंधी जो विचार थे, जो शाही दरबार के जो नियम थे, जैसे सिजदा करना, आपने सुना होगा। सिजदा में क्या होता था, सिर झुकाना पड़ता था, कदमों अपने घुटनों पे बैठ के सिर झुकाकर सिजदा किया जाता था। पायबोस की प्रथा होती थी जिसमें कि पाँव को चूमना होता था। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये जो प्रथाएं हैं ये इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध है, यानी इस्लाम में ये चीजें नहीं होती, ऐसा हबीब जो है प्रोफेसर उसका कहना है। आगे देखिए, फिर बाद में कहते हैं कि फारसी जो थी वो सरकारी भाषा बनाई गई थी, यानी सरकारी भाषा के रूप में फारसी का यूज होता था, जबकि कुरान जो है वो अरबी भाषा में है। ठीक है, तुर्क शासकों के जो रीति रिवाज थे, जो लिबास था, उनका जो पहनावा था, जो वो उनका खान पान था, वो ईरान और मध्य एशिया से ग्रहण किए गए थे। और शासक वर्ग जो था वो जनता का शोषण करता था और ऐस करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि शासक जो थे वो मुस्लिम थे, इसलिए जो शासन पद्धति जो थी वो इस्लामिक थी। लेकिन कुछ अन्य जो इतिहासकार हैं वो उसको इस्लामिक नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं केवल शासक मुस्लिम थे, लेकिन शासन को पूरी तरीके से इस्लामिक नहीं कहा जा सकता। तो इनके अलग अलग नजरिए हैं, इस पर विवाद भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कहते हैं कि जो शासक होता था वो जनता का शोषण करता था, और शोषण करने वाले जो थे उसमें सुल्तान था, सुल्तान का परिवार होता था, तुर्क जो लोग होते थे, अफगान जो अमीर होते थे, सरदार जो होते थे, या जो स्थानीय हिंदू राजा होते थे या ठाकुर होते थे, ये जनता का शोषण करते थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। आगे देखिए, राजा और ठाकुर यानी स्थानीय सरकार जो थी वो हिंदू थी। हालांकि ये जो हिंदू शासन जो था ये नाम मात्र का था, क्योंकि ये जो ये हिंदू जो स्थानीय शासन था वो कहीं ना कहीं मुस्लिम, तुर्क या जो अफगान जो भी ये शासक थे इनके तहत ही होता था, यानी इनके हिस्सा, इनका ही एक हिस्सा होता था। इस तरह पूरी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति एक धर्म के मानने वालों के पास नहीं थी। ये कहते हैं कि साधारण जनता, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, दोनों का ही शोषण होता था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, ये कौन से शासन के दौरान है, ये दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान है। इसके बाद बात करते हैं प्रशासनिक संगठन कि कैसा प्रशासन था। इसमें भी प्रशासनिक संगठन पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1206 से लेके 1526 तक का पढ़ना है। ठीक है, पूरे शासनकाल के दौरान जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो सब इसके अंदर देनी है। चलिए समझते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक संगठन जो था वो कई फैक्टर थे उसका परिणाम था। इसमें क्या होता था, ये जो तुर्की थे और जो ईरानी रीति रिवाज थे, जो उनकी परंपरा थी, परिपाटी थी, और भारत की जो व्यवस्थित प्रशासनिक परंपराएं या जो संस्थाएं थी, ये सारी चीज़ें इसके प्रशासनिक संगठन के तहत पढ़ना है हमें। इसमें क्या था कि दिल्ली सल्तनत को भारतीय वातावरण में तुर्की ईरानी प्रणाली का नाम दिया गया, क्योंकि जो शासक थे वो तुर्क थे और ईरानी प्रथाओं को मानते थे, तो इसीलिए इसको तुर्की ईरानी
प्रणाली का नामकरण दिया गया है दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, इसके बाद क्या है कि विस्तृत क्षेत्र को विजय यानी बड़े बड़े क्षेत्रों को जीतना, और उसके प्रशासन के लिए आवश्यक था कि राजा जो है वो स्थानीय सरदारों की सेवाएं लें। क्योंकि देखिए क्या था कि भारत जो था, भारत एक ऐसा देश था जहां पे बहुत ज्यादा विविधता है। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुत ज्यादा विविधता है। और ये जो तुर्क आए हुए थे बाहर से, या अफगान हो गए, या जो खिलजी विलजी जितने भी ये शासक आए हैं, ये बाहर के थे। अब भारत की जो रीति रिवाज थी, भारत की जो परंपराएं थी, वो इनके लिए बहुत ही अलग थी। ठीक है, तो ये इस चीज को समझते थे। तो इनको पता था कि जो क्षेत्र हम जीत रहे हैं या जहां पे हमें प्रशासन को चलाना है, वहां पे अगर हम स्थानीय सरदारों की सेवाओं को नहीं लेंगे या स्थानीय सरदारों की सहायता नहीं लेंगे तो सही तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चल सकती, क्योंकि प्रथाएं वो नहीं जानते थे। तो ऐसे में फिर अपनी सरकार को इन्होंने सैनिक रूप भी दिया, और स्थानीय शासन जो थे, स्थानीय सरदार जो थे, उनका भी सहारा लिया। ठीक है, अपनी सेना को विस्तार दिया, उसमें भारतीय समुदाय के लोगों को भी रखा। फिर क्या था कि जो तुर्क सुल्तान थे वो भारत के हालात को समझने में काफी हद तक सफल हुए। इन्होंने भारत को समझा, भारत के हालात को समझा, और इन्होंने ये चीज समझ ली, इनको पता लग गया था कि इस्लाम के अनुसार या धार्मिक कट्टरता के आधार पे शासन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि जो जनता है वो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू है। ठीक है, और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो इन पे अगर ये सोचेंगे कि इस्लाम के अनुसार कट्टरता, धार्मिक कट्टरता के अनुसार शासन चलाएं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इन्होंने क्या करा फिर, हालात को समझा और उसके अकॉर्डिंग शासन चलाया। ठीक है, फिर इन्होंने तुर्क साम्राज्य को बनाए रखने के लिए सबसे पहली शर्त ये रखी कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, क्योंकि ये समझ गए थे कि कानून व्यवस्था अगर इन्होंने बना ली तो शासन व्यवस्था चली रहेगी, चलती रहेगी। अगर कानून व्यवस्था नहीं बना पाए तो शासन जो है इनका ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साम्राज्य की स्थिरता चाहिए इनको, साम्राज्य इनका स्थिर हो, और प्रशासनिक प्रणाली जो है, जो इनके जो कर्मचारी हैं वो सही तरीके से काम करें। ठीक है, विभाग बनाए बहुत सारे, वो बिल्कुल सही तरीके से उसको चलाने की, संवारने की आवश्यकता थी। खिलजी सुल्तान की बात करें, जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है, उसके राज्यकाल में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। जैसे राजस्व के क्षेत्र में इसने 50% तक क्या उपज का जो था हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। जो जानवरों को चराया जाता था उसका भी टैक्स लेते था। भूमि कर, गृह कर, कई तरह के टैक्स लेने शुरू कर दिए थे, जजिया कर वगैरह लिया जाने लगा था। तो इसने राजस्व व्यवस्था पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, और इसके लिए इसने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, और जमीन की नाप के आधार पे फिर टैक्स वगैरह इकट्ठा करना शुरू किया था। इसके बाद बात करते हैं सुल्तान की, कि इस समय के जो सुल्तान है उनके बारे में। तो देखिए, शासन जो है आपको पूरी तरीके से निरंकुश राजतंत्र दिखेगा, क्योंकि जितने भी शासक थे वो पूरी तरीके से निरंकुश तरीके से ही शासन कर रहे थे। और निरंकुश राजतंत्र में केंद्रीय सरकार जो होती है उसका मुख्य स्थान होता है, यानी कि जो सुल्तान होता है, ठीक है, वही मेन होता है। उसके अलावा नीचे उसके कर्मचारी होते हैं, और कर्मचारी होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो होता है वो सुल्तान होता है। सुल्तान का फैसला जो है वो सबको मानना होता है, अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको सजा दी जाएगी। तो ये सिस्टम होता था, यानी कि जो केंद्रीय सरकार का जो मुख्य स्थान होता था उसमें सुल्तान ही रहता था। सुल्तानों का सबसे विशेष कारनामा ये था कि वे एक मजबूत जो केंद्रीय ढांचा है उसको स्थापित कर पाए। ठीक है, यानी केंद्र से जो सुल्तान कानून बना रहा था वो चीजें नीचे लेवल तक लागू होने लगी, और इस ढांचे में सुल्तान जो था वो सत्ता की चोटी पर था, यानी सबसे ऊंचा जो स्थान था। ठीक है, चोटी का मतलब है सबसे ऊंचा जो स्थान था वो सुल्तान का होता था। वे संपूर्ण शासकीय संगठन को बनाने वाला, पूरा जो शासकीय संगठन था उसी को वो बनाता था और उसका संचालक था। वह राज्य का मुखिया था, सर्वोच्च कार्यपालिका का वो वही अधिकारी होता था, सेना का प्रधान संचालक भी वही होता था, और न्याय पदों में सम्मान का मूल स्रोत भी वही होता था। यानी हर मामले में प्रभुत्व किसका होता था? सुल्तान का होता था। यही तो राजतंत्र होता है। राजतंत्र में जो राजा होता है, जो शासक होता है, उसी के हाथ में सब कुछ होता है। फिर जिन खतरों का सामना सुल्तानों को करना पड़ता था उनसे वह अच्छी तरीके से परिचित थे। खतरे इनके सामने, सुल्तानों के सामने कई तरह के होते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक तो आपको पता है मंगोल बहुत आक्रमण करते थे, तो मंगोल आक्रमण खतरा था। फिर जो अमीर लोग होते थे, जो अमीर होते थे, अभिजात वर्ग होता था, वो कई कई बार बगावत कर देते थे। ठीक है, तो ये खतरा होता था। कई तरह के खतरे इनके सामने रहते थे। तो देखिए, तुर्क सरदार जो थे, और हाँ एक ये है उलेमा, जो धर्म गुरु होते थे, और जो स्थानीय सरदार होते थे, ये भी इनके लिए एक समस्या बने रहते थे, क्योंकि उलेमा जो थे ये चाहते थे कि जो शासन चले वो इस्लाम के अकॉर्डिंग चले, और अगर नहीं चलता था तो फिर ये नाराज होते थे। स्थानीय सरदार जो थे उनकी कुछ अलग महत्वाकांक्षा थी, वो भी इनसे नाराज हो जाते थे। तो ऐसे में ये इनके लिए खतरा बने रहते थे।
फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सुल्तान जो है वो अपनी ताकत ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों में रखना चाहता था। क्यों? अगर ज्यादा ताकत उसके हाथ में रहेगी तो वो शासन व्यवस्था को सही तरीके से चला पाएगा। फिर इसके बाद क्या है, मुख्य रूप से अगर बात करें बलबन की या फिर अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक, तो इनके काल में जो सुल्तान है उसके पास शक्तियां जो थी वो असीमित वृद्धि हुई, यानी अनलिमिटेड शक्तियां इनके पास हो गई थी इनके शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जियाउद्दीन बर्नी क्या लिखता है समझिए। ये कहता है कि व्यवस्था तथा प्रजा से संबंधित कार्यों में अलाउद्दीन जो उचित समझता था वह कर डालता था। आपको पता होगा कि अलाउद्दीन ने ये सीधा कह दिया था धार्मिक उलमाओं से कि मैं इस्लाम के अकॉर्डिंग शासन नहीं चलाऊंगा, जो मुझे सही लगेगा शासन व्यवस्था में ये चीज करनी चाहिए मैं उसे करूंगा, बेशक से वो इस्लाम के खिलाफ हो। यानी इसने धर्म को और राज्य को, शासन को, दोनों को बिल्कुल अलग रखा था। ठीक है, तो यही बताते हैं। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि एक शक्तिशाली ढांचा खड़ा करके अपनी नीतियों को इसने चलाया और उसने धर्म को प्रशासन पर हावी कभी भी नहीं होने दिया। दूसरे शासकों के काल में भी लगभग यही चीजें चलती रही, धर्म जो था वो राजतंत्र पे हावी नहीं हुआ। के बाद बात करते हैं इनके मंत्रियों की। अब देखो, इतना बड़ा जो बड़ा शासन है, शासन जो व्यवस्था है इतनी बड़ी इस लेवल पे, तो इस व्यवस्था को चलाने के लिए केवल शासक नहीं बल्कि शासक के काम के लिए कुछ मंत्री की भी जरूरत होगी, मंत्री के नीचे कुछ कर्मचारियों की जरूरत होगी, कर्मचारियों के नीचे भी कर्मचारियों की जरूरत होगी, यानी पूरा एक तंत्र चाहिए होगा। और इस तंत्र में मंत्री जो होते थे वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान निभाते थे। ठीक है, तो मंत्रियों के बारे में देखते हैं। प्रशासन में सुल्तान की सहायता के लिए कई मंत्री होते थे। इस्लामी इतिहास में मंत्रियों का पद जो है वो बहुत बाद में आया था। अरबों के प्रशासनिक ढांचे को अगर हम देखें तो उसमें मंत्री के पद की शुरुआत जो है वो अब्बासी जो शासक होते थे उनकी देन है। इन अब्बासी शासकों ने क्या किया था, खलीफाएं जो थे इन्होंने मंत्री की व्यवस्था रखी थी। एक बड़े साम्राज्य में राजनीतिक जो जिम्मेदारी होती है इसका बोझ जो होता है वो एकमात्र खलीफा के लिए उठाना कठिन होता जा रहा था। तो ऐसे में इनको लगा कि बड़ा शासन चलाना है तो एक व्यक्ति नहीं चला सकता। ठीक है, एक व्यक्ति उसके सभी कार्य को नहीं कर सकता। तो ऐसे में इनको लगा कि रोजमर्रा की जो प्रशासनिक समस्या है इसका समाधान करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो बांटनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर मंत्रियों की जरूरत पड़ी। ठीक है, मंत्रियों का एक मंत्रालय होता था, एक विभाग होता था, उसकी वो जिम्मेदार होते थे और कहीं ना कहीं शासक के लिए वो हेल्प करते थे काम करने में, शासन चलाने में। तो मंत्री जो है वो दो तरह के होते थे। एक तो वैसे मंत्री होते थे जिनको कुछ लिमिटेड पावर होती थी, यानी सीमित होते थे उनके अधिकार। कुछ ऐसे मंत्री भी होते थे जिनकी जो पावर होती थी, जो अधिकार होते थे वो अनलिमिटेड होते थे। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे असीमित अधिकारों का उपयोग करने वाले मंत्री जो थे उनका नाम था नायबे मामलिक। उनको नायबे मामलिक का दर्जा दिया जाता था, या ये पोस्ट मान लो। ठीक है, जो जिनके पास अनलिमिटेड पावर होती थी वो नायबे मामलिक कहलाते थे। और बलबन सुल्तान जो है वो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नायबे मामलिक का पद पे था, यानी इसको असीमित पावर मिली हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखो, शुरू में मंत्रियों की संख्या जो थी वो निश्चित नहीं थी कि कितने मंत्री रखने होंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 4 के करीब तो मंत्री होते ही थे। प्रत्येक मंत्री को एक अलग विभाग दिया जाता था और सबसे मुख्य और शक्तिशाली मंत्री को दीवान या वजीर कहा जाता था। तो जो वजीर होते हैं वो सबसे ताकतवर मंत्री होते थे। ठीक है, वे क्या करते थे, राजस्व विभाग का जो निरीक्षण किया करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे, उसका प्रधान होते थे, पूरी जिम्मेदारी इनकी होती थी। और इनके अधीन जो मंत्रालय था उसको दीवाने वजारत का नाम दिया गया है। कभी कभी वजीर के साथ नायब वजीर भी होता था और जो राजस्व विभाग में उसके अधीन काम करता था। ठीक है, वजीर के नीचे भी एक अधिकारी होता था जिसका नाम है नायब वजीर, जो इसकी हेल्प करने के लिए होता था, इसके कामों की। इसके बाद एक कुछ विभागों के बारे में पता लगता है, जैसे कि एक बार ध्यान से देखिए, 3 और मंत्रालय थे, जैसे दीवाने अर्ज हो गया, दीवाने इंशा हो गया, दीवाने रियायत हो गया। दीवाने अर्ज क्या है इसको समझिए। दीवाने अर्ज जो है ये इसका जो मंत्री होता था उसको आरिजे ममालिक कहते थे। इसका मंत्रालय जो था वो दीवाने अर्ज के अधीन होता था और इसमें क्या हो, इसका काम क्या होता था, सेना की भर्ती करना। ठीक है, भर्ती की टाइपिंग मिस्टेक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। सेना की भर्ती और उसकी देखभाल करना जो था ये इसका काम होता था। सैनिक मंत्रालय का मुख्य निरीक्षक होने के कारण इसकी जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि अपनी ये नज़र रखता था कि अमीर जो है या जो सिपाही हैं वो अपने फर्ज का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके पास घोड़े कितने हैं, उनके पास हथियार कहीं कम तो नहीं है। इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी इसकी होती थी, यानी सेना से संबंधित हो गया। आरिजे ममालिक जो है इसको एक विशेष स्थान प्राप्त था, लेकिन फिर भी वह सेना का नायक नहीं था। विशेष स्थान जरूर प्राप्त था पर सेना नायक नहीं था। ठीक है, जब सेना भेजने की जरूरत पड़ती थी तो उस सेना की बागडोर किसको दी जाए इसका फैसला खुद सुल्तान करता था, यानी कि सुल्तान ने ये
मंत्रालय मंत्री जरूर बना रखा है, लेकिन जो असली पावर है वो सुल्तान के हाथ में ही रहती थी। जो बड़े फैसले हैं वो सुल्तान ही लेता था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है दीवाने इंशा। ये भी एक मंत्रालय था। जिस मंत्री के नीचे दीवाने इंशा कार्य करता था उसको दबीर ए ममालिक कहा जाता था। दबीर ए ममालिक के मंत्रालय में सरकारी पत्राचार होते थे, जो भी डाक वाक के काम होते थे, पत्राचार, अपनी बातों को इधर से उधर पहुंचाना, पत्र वगैरह, लेखन वगैरह, ये सब इसी के तहत आते थे। और यहाँ तक कि सुल्तान के जो निजी या गुप्त पत्र होते थे उसकी जिम्मेदारी भी दबीर ममालिक पर ही होती थी। तो ये एक तरह से पहला जो था वो सेना से संबंधित था। दूसरा जो विभाग ये आप देख रहे हो मंत्री, ये डाक से संबंधित है। अब तीसरे की बात करते हैं जो दीवाने रसालत या दीवाने रियासत है। देखिए इस विभाग के बारे में इतिहासकारों से हमें कई सारे अलग अलग तरह के जवाब मिलते हैं। तो इसको लेकर विवाद है इतिहासकारों में। ठीक है, ये विवादित है, तो समझते हैं। जो इतिहासकार है डॉक्टर हबीबुल्ला, इसका कहना है कि चौथा मंत्रालय दीवाने रसालत होता था। ये इसके कार्यों की रूपरेखा जो है वो नहीं दी गई, लेकिन जो रसालत शब्द है वो विदेशी और राजनयिक डिप्लोमेटिक जो होता है पत्राचार उसका संकेत देता है। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि ये एक प्रकार का विदेशी विभाग था। यानी विदेशों में दूसरे देशों से अगर पत्राचार करना हो तो उनका उसकी जिम्मेदारी इस पे होती थी। ठीक है, ये कहते हैं कि जो राजदूत और जो दूत होते हैं, ठीक है, उनके जो घनिष्ठ संपर्क में रहता था, जो बाहर देशों को भेजे जाते थे, जो भी जानकारी भेजी जाती थी विदेशी राजाओं द्वारा यहाँ पे जो आती थी चीजें, वो सब इस डिपार्टमेंट का होता था, कामेश पंत्री का। ठीक है, इसके बाद एक और इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर यूएनडे के। ये कहते हैं कि दीवाने रसालत जो है एक मंत्रालय था जहां लोगों की शिकायतें ली जाती थी। इन्होंने इसको बता दिया कि ये एक ऐसा मंत्रालय है जहां पे लोगों की शिकायतें ली जाती है, लेकिन दूसरे कह रहे हैं कि ये विदेशी विभाग है। तो इस तरीके से मतलब इस टॉपिक को लेकर थोड़ा विद्वानों में, इतिहासकारों में विवाद है। इसके बाद नेक्स्ट है राजस्व व्यवस्था, यानी कि जो इनकी टैक्स प्रणाली थी। तो इनके लिए जो आय का जो मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व था। ठीक है, यानी भूमि मेन स्रोत थी। भूमि से जो कर मिलता था उसी से इनका शासन चलता था। तो इसको लेकर अलग अलग शासकों ने अलग अलग अपने टाइम पे नियम बनाए। किसी ने भूमि की नाप के आधार पे टैक्स लेने को कह दिया, तो किसी ने 50% लेने को कह दिया, किसी ने कम कर दिया। तो अलग अलग तरीके से जब जब शासक आते गए उसमें बदलाव अपने हिसाब से करते गए। खिलजी के समय पे जो राजस्व प्रणाली थी उसमें बहुत बड़े बदलाव हुए थे। चराई कर लिया जाता था, जजिया कर लिया जाता था, भूमि पे कर लिया जाता था, और गृह पे कर लिया जाता था। तो कई तरह के टैक्स जो थे वो खिलजी के समय में आने लगे थे। फिरोज तुगलक आया तो उसने कई सारी नहरों का निर्माण करवाया जिससे कि किसानों को क्या मिले, पानी मिल सके, सिंचाई के साधन मिल सके, जिससे कि उपज बढ़ जाए। उपज बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू अपने आप ही बढ़ जाएगा। और इसके अलावा तुगलक ने एक काम और करा, इसने जल पे भी टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया, कि जो नहरें थी जिसके जरिए किसानों को सिंचाई का पानी मिलता था उस पे भी टैक्स लेने लगा। ठीक है, अब खिलजी के समय में जो कई सारे अधिकारी होते थे जो काम करते थे, अलग अलग उनके नाम होते थे पद के, वो समझिए। जैसे मुहासिल है तो इसका काम होता था खराज की वसूली करना। आमिल, इसका टैक्स जमा करने वाला अधिकारी होता था, ये टैक्स जमा करता था। गुमस्ता जो था वो एजेंट हुआ करता था। मुतासर्रिफ जो है वो हिसाब की जांच पड़ताल करता था, यानी ऑडिट करता था। नवासिंदा जो है वो लिखने का काम करता था, यानी ये क्लर्क हो गया एक तरह से। पटवारी जो था वो लेखपाल का काम करता था, यानी जमीन का जो रिकॉर्ड होता है रिकॉर्ड को रखा करता था। तो इस तरीके से पूरी एक व्यवस्था होती थी, पूरा एक तंत्र होता था जो काम करता था। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था। अब देखो दिल्ली सल्तनत जो थे इसमें कई सारे शासक ऐसे थे जो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो ऐसे में एक मजबूत सेना चाहिए थी, बार बार मंगोलों के आक्रमण होते थे, ऐसे में एक मजबूत सेना चाहिए थी। तो सैन्य व्यवस्था के लिए भी शासकों ने काम करा। तो सेना का जो प्रमुख प्रबंधक है, जो मैनेजर आप इसे कह लो, जो मेन मैनेजर है जो सेना का मैनेज करता है, वह है आरिजे ममालिक। ये भर्ती करता था, वेतन देता था, सेना का निरीक्षण करता था, और इनकी हाजिरी जो होती है उसका रिकॉर्ड रखता था। आरिजे ममालिक जो है वो सबको वेतन देता था। सेना का विभाजन भिन्न भिन्न स्थानों पे आवश्यकता के अनुसार किया जाता था। जैसे मान लो कहीं पे कोई अभियान चलाना है तो वहाँ पे ज़्यादा सेना चाहिए तो वहाँ पे ज़्यादा सेना भेज दी जाएगी। विदेशी आक्रमणों तथा आंतरिक कष्टों के निवारण निवारण के लिए बड़े बड़े मजबूत किले बनाए थे जो सैनिक से लैस होते थे। सारी सेना होती थी उसमें, बहुत सारे मतलब हथियार वगैरह जो होते वो रखे जाते थे। पैदल सेना भी थी इनके पास, लेकिन जो घुड़सवार सेना है वो, उसकी अगर उससे तुलना करें तो पैदल सेना का वो वाला महत्व नहीं था। घुड़सवार जो सैनिक होते थे इनको अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती थी।
इसके अलावा सेना में अनुचर और सेवक वगैरह भी होते थे, जासूस भी होते थे, ठीक है। किलों की घेराबंदी के समय अग्नि बाण जो होते हैं और जो तेल का प्रयोग किया जाता था। घेरा लगे हुए किले में पत्थर के भारी भारी गोले फेंकने के विदेशी तरीके भी थे। और सेना की रचना जो थी वो तुर्की मॉडल पे हुई थी। खास तौर पे अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना बनाई थी और जिसकी संख्या लगभग 5 लाख के करीब बताते हैं, लेकिन इसमें भी विवाद है। कुछ जो इतिहासकार हैं वो 3 लाख बताते हैं, ठीक है, कुछ ने 5 लाख बताइए। तो अलग अलग मत हैं क्योंकि कंफर्म नहीं पता होता। तो ये चीजें हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद लास्ट एक और 2 टॉपिक और बच रहे हैं, वो उसे समझिए। और न्याय व्यवस्था, निरीक्षण और पुलिस विभाग। तो न्याय और दान का जो विभाग था वो एक ही मंत्री के अंडर होता था, जो मुख्य सदर तथा मुख्य काजी का कार्य करता था। फिर भी सुल्तान जो था वो न्याय तंत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसके अतिरिक्त एक और काजी होता था जो कि सेना के, मान लो कभी कभी सेना में झगड़े हो जाते थे तो उसको सुलझाने के लिए एक अलग से काजी होता था। मुकदमे जो होते थे उसको काजियों की एक समिति होती थी मुकदमों के लिए, कि कौन कौन से मुकदमे आए हैं, उसके लिए काजी की पूरी एक टीम बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त एक और न्याय अधिकारी होता था जिसको अमीरदाद कहते थे। एक विशेष अधिकारी भी होता था जो प्रभावशाली, जो समृद्ध अमीर लोग होते थे उनके लिए सम्मन जारी करता था, यानी उसको कचहरी में, यानी जो कोर्ट होती है, कोर्ट में लाने का काम करता था ये अधिकारी, विशेष अधिकारी। उसके कर्तव्य बहुत थे, उसमें मुसलमानों के धार्मिक स्तर को ऊंचा रखना और शहरों का निरीक्षण भी शामिल होता था। और इनका प्रभाव जो था अमीरों को, पर अमीर जो होते थे उन पे ज्यादा नहीं होता था, क्योंकि अमीर जो थे इनकी वैल्यू ज्यादा होती थी हमें, ठीक है। जहां तक पुलिस की बात करें तो उनका प्रमुख अधिकारी केवल कोतवाल था, जिसका कर्तव्य जो था वो शहर की देखभाल करना था, ठीक है। यही काम होता था पुलिस का। शहर के जो प्रमुख दरवाजे होते थे इसकी चाबियां भी उसी के पास रहती थी, कोतवाल वगैरह। और शहर के कई भागों, जो शहर होते थे वो कई सारे हिस्सों में बटे होते थे। प्रत्येक भाग एक रक्षक के अधीन होता था जो कोतवाल का विश्वास पात्र होता था। और ग्रामों की रक्षा के लिए स्थानीय और ग्रामीण हकीम भी जो होते थे वो उसके लिए जिम्मेदार होते थे। तो इसके बाद है नेक्स्ट प्रांतीय व्यवस्था। प्रांत लेवल पे क्या व्यवस्था थी? तो दिल्ली सल्तनत के समय साम्राज्य ना तो व्यवस्थित प्रांतों में बटा था और ना ही प्रांतों तथा केंद्र के संबंधों की व्यवस्था के लिए कोई ठोस सिद्धांत थे। क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत आई तो उस समय आपको पता है कि उससे पहले क्या होता था, जो चौहान होते थे या जो राजपूत होते थे उनका अलग अलग जगह शासन था, यानी शासन जो था वो बिखरा हुआ था, राजस्थान, अजमेर, दिल्ली, हर तरफ। तो ऐसे में ये जैसे जैसे उसको जीतते गए, ये अपने अपने शासन में मिलाते गए, तो पूरा व्यवस्थित तरीके से बटा हुआ नहीं था जब ये आए थे, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, विजित प्रदेश कई भागों में बटे हुए थे, यानी जो जीते हुए क्षेत्र होते थे वो कई हिस्सों में बटे होते थे। फिर ये क्या करते थे, जो जीत जाते थे वो अपने सैनिकों को, अपने नायकों को दे देते थे। जैसे कि आपने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था, गौरी ने कुछ क्षेत्र को जीता, अपने जो उसके गुलाम होते थे या जो उसके सैनिक होते थे उनको वो सौंप के चला जाता था। तो इस तरीके की चीजें, तो ये अफसर जो है ये वली या मुक्तई कहलाते थे, ठीक है। इनको मुक्तई कहा जाता था। मुक्तई जो है ये कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते थे, कानून बनाने का, सॉरी, कानून को लागू करवाने की इनकी जिम्मेदारी होती थी। मुक्तई जो है वो टैक्स भी वसूला करते थे। राजस्व में अपना जो टैक्स होता है उसमें अपना व्यक्तिगत वेतन, अपनी खुद की सैलरी जो होती थी और अपने शासन का खर्च जो थे वो माइनस कर दिया जाता था। और जो बचा हुआ पैसा होता था वो केंद्रीय सरकार को, यानी सुल्तान के पास भेज दिया जाता था। मुक्तई जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे इनका ट्रांसफर भी किया जा सकता था। और अपने हिस्से में ये इनके हिस्से में कोई संपत्ति के अधिकार नहीं होते थे। ये ना तो अपनी संपत्ति को बेच सकते थे, कोई संपत्ति नहीं थी उसको बेच ही नहीं सकते थे, ना कोई चीज गिरवी रख सकते थे। इसको कानूनी अधिकार नहीं थे। वे सरकार की तरफ से टैक्स वसूल करने का एक ठेकेदार था, जो सरकार की तरफ से केवल टैक्स वसूला करता था, उसमें से अपनी सैलरी का हिस्सा रख लेता था, बाकी सारा पैसा आगे भेज देता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अक्तादारी व्यवस्था शुरू की थी। इसने क्या करा, खिलजी ने जो ये कह दिया कि जितनी भी जमीन है, अमीरों के पास कोई जमीन नहीं होगी, सारी की सारी जमीन को है सरकारी, यानी इसने सबकी जमीन को छीन कर सरकारी जमीन बना दिया था। तो ये खिलजी के समय में हुआ। फिर फिरोज तुगलक आया, उसके समय में भू संपत्ति के अधिकार को वंशानुगत बना दिया, यानी अब इसने उस सिस्टम को पलट दिया, यानी जिस व्यक्ति की संपत्ति है उसके बाद वो उसके बेटे को मिल जाएगी, फिर उसके बेटे को मिल जाएगी। इस तरीके से इसने वंशानुगत बना दिया। फिर जागीरदारी प्रथा आई। इस प्रथा में क्या था, जागीरदारी में तुगलक के समय की बात करें, फिरोज तुगलक के समय, तो इसने काफी ढील देती थी। इसने क्या किया, तुष्टिकरण की नीति अपनाई। अपने अमीरों को खुश करने के लिए जागीर दे दी कि भाई ये जागीर तुम्हारी है, यहाँ पे तुम टैक्स वगैरह वसूल करो और हमें दो, उसका कुछ हिस्सा वो भी रख लेते थे। तो ऐसे क्या था कि जो ज्यादा उपज होती थी उसका ज्यादातर पैसा जो था वो अमीर लोग रख लेते थे। ऐसे में जो अमीर थे वो काफी ज्यादा समृद्ध हो गए
और जो शासन था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। ठीक है, ये होता था। और इसी प्रथा से किसान जो थे वो यातनाएं, उनकी यातनाएं कम नहीं हुई, किसानों को कोई फायदा नहीं होता था। फिर राजनीतिक तौर पे जागीरदारी प्रथा का प्रभाव जो था वो ये हुआ कि कुछ शक्तिशाली मुक्ताई जो थे, जो अधिकारी जो थे, वो इतने ताकतवर हो गए कि वो शासक बनने की कोशिश करने लगे, यानी वो कहीं ना कहीं शासक को बगावत करने लगे। ऐसा हो गया था। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए आपको 4 पार्ट में करके बताया। ठीक है, जितना बताया मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आते। जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वो इसी वीडियो में से पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे खिलजी के बारे में पूछ ले, ज्यादातर अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर दिल्ली सल्तनत के तहत शासन व्यवस्था पूछ लेते हैं, तो उसमें ये जो चौथा पार्ट आपको लास्ट पार्ट कराया है वो आ जाएगा। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, 1 से 2 बार समझ जाओगे और फिर आप आराम से पेपर में कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।